जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आज के हम अपने रीडिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम इसमें किस चीज़ के बारे में जानेंगे या क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आज मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आखिर ये जो हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं वो हमारी रीडिंग स्किल को कैसे इन्हांस या इम्प्रूव करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमारी इससे वोकैबुलरी बहुत बूस्ट होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम डेली कुछ नए वर्ड्स को फेस करते हैं आर्टिकल पढ़ने के दौरान, और फ्रेजेस भी काफ़ी हमारे सामने आते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि हम उनको नेचुरली याद रख सकें। हमें उनको याद रखने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। डेली अगर आप रीडिंग करते हो तो एक वर्ड बार बार रिपीट होते रहते हैं। इससे क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होती है, इन्हांस होती है। जो दूसरा बेनिफिट है इसको पढ़ने से वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन और भी अच्छा होता जाता है। हम इसके मेन आइडिया को समझते हुए चलते हैं और जो इसमें पॉइंट्स दिए गए रहते हैं और जो फ्लो होता है आर्टिकल का वो हमारी रीडिंग स्किल को काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, ट्रेन करता है, यानी उसको बहुत ही अच्छा या बहुत ही बेहतर बना देता है। तो इससे हमारी कॉम्प्रिहेंशन यानी समझने की जो क्षमता है वो भी बिल्ड होती है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि हमें सेंटेंस और ग्रामर की भी लर्निंग मिलती है, यानी कि हम देखते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया गया है। ठीक है, नए आइडियाज़ को भी हम कनेक्ट कर पाते हैं और साथ ही साथ ये भी जान पाते हैं कि जो पंक्चुएशंस होते हैं, यानी कॉमा, फुल स्टॉप, डबल सेमी कॉलन, कॉलन, ठीक है, ये जितने भी पंक्चुएशंस हैं उनको सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, तो ये भी हमें रीडिंग के दौरान पता चलता है। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है वो क्या है हमारा, कि इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती है। ठीक है, आज के AI के टाइम पे आप जानते हो कि एवरीथिंग इज़ मैन्युफैक्चर्ड और एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल, लेकिन एक क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। तो जब भी हम एडिटोरियल से ओपिनियन पीसेस को पढ़ते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, या फिर हमारे व्यू पॉइंट्स को भी हमारे अंदर एक पर्सपेक्टिव भी बिल्ड करते हैं, ताकि इससे हमारी क्या होती है, हमारी रीजनिंग स्किल भी इंप्रूव होती है। तो अगर आप डेली बेसिस पे केवल एक आर्टिकल भी करते हैं तो आपका माइंड काफ़ी शार्प रहता है, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती जाती है और साथ ही साथ आप बेटर तरीके से सोच पाते हैं। ठीक है, और ना ही सिर्फ ये एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है हमारी, अगर आप अपनी रीडिंग के लिए भी इस चीज़ को करना चाह रहे हो, या ठीक है अगर आप कोई एस्पिरेंट ना हो, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना कर रहे हो, तो भी आपके लिए चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, और तो ये बेनिफिट होता है हमारा डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से। हम ज़रा आगे देखें। ठीक है, तो आज का जो हमारा आर्टिकल है उसमें एक कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज़ वेस्ट एशिया। तो क्या है ये वेस्ट एशिया, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं कि आखिर ये है क्या वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया जी की ज्योग्राफी, ठीक है, कि लोकेशन वाइज इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेस्ट एशिया ये है क्या। तो इसको मिडिल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब एशिया का आप मैप देखोगे, ठीक है, वर्ल्ड मैप में, तो आपको पता चलेगा कि जो एशिया में जो वेस्ट साइड में जो कंट्रीज़ है उनको कलेक्टिवली हम वेस्ट एशिया के नाम से जानते हैं, या फिर उनको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। यानी वर्ल्ड को अगर आप एक मैप समझो और मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ आती हैं उनको भी आप क्या कह सकते हैं, वेस्ट एशियन की कंट्रीज़ कह सकते हैं। इनमें क्या कौन कौन से देश शामिल है, तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इजराइल, टर्की और भी गल्फ़ मोनार्की जिसमें शामिल आती है। टोटल 17-18 कंट्रीज़ आती हैं इसके अंदर, आप एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो क्रॉस रोड्स पे, यानी तिराहे पे लोकेटेड है, जंक्शन पे लोकेटेड है किस चीज़ के, तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका, यानी इनके मीटिंग पॉइंट पे ये लोकेशन पड़ता है। इसकी ज्योग्राफी ये है। अब कुछ इंपॉर्टेंस इसके हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका एनर्जी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी एनर्जी के मामले में इसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रिजर्व्स हैं ऑयल की और नेचुरल गैस की, हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वेस्ट एशिया के अंदर। और दुनिया भर में जो एनर्जी की सप्लाई चेन है, ठीक है, उसका बैकबोन माना जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ज़्यादातर जो दुनिया भर में ऑयल या फिर गैस के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो यहीं से निकल करके आते हैं। तीसरी जो चीज़ है, इसके थोड़ा सा हम रिलीजियस इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो आप लोगों ने कई सारे रिलीजन्स के बारे में सुना होगा, दैट इज़ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जुडाइज़म। ठीक है, इन तीनों का जो बर्थ प्लेस है ज़्यादातर इसी एरिया को माना जाता है, इसी वेस्ट एशिया को माना जाता है। और काफ़ी सारे साइट्स भी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, दैट इज़ मक्का, मदीना या जेरूसलम जो कि इजराइल में है। ठीक है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम देखें तो आए दिन देखो आप, तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है वेस्ट एशिया के अंदर, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जारी ही है उसमें। तो कौन कौन से ज़्यादातर मेन इश्यूज़ हैं जो कि न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं, तो इजराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। तो ये एक ऑन गोइंग इशू है जो हमेशा बना ही रहता है। दूसरा है सऊदी अरेबिया राइवलरी, यानी सऊदी और ईरान के बीच में जो राइवलरी है
ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहती है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। और तीसरी और भी क्या चीज़ें हैं, सीरिया और यमन जैसे कुछ जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। हुतीज़ रिबल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ एक और भी कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज़ सुन्नी शिया सेक्टेरियन डिवीज़न। आपको पता होगा इस्लाम में कुछ सेक्ट्स हैं जिनमें से शिया और सुन्नी भी 2 सेक्ट माने जाते हैं। तो सुन्नी में नॉट इज़राइल, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री जाते हैं। शिया मेजॉरिटी नेशन कौन से होते हैं? ईरान मेनली ईरान जो देश है वहाँ पे शिया मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहते हैं। तो इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ हाईलाइटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ इस वेस्ट एशिया के अंदर। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे एक्सटर्नल पावर्स का क्या रोल है, बाहर की जो ताकतें हैं उनका क्या रोल है। तो यूएस हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया हो गया, यहाँ तक कि चाइना भी आजकल क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। किस वजह से? तो एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से। ऐसा नहीं कि कुछ और मकसद है इनका, ठीक है। इनका जो एनर्जी को लेकर के जो सिक्योरिटी इनको चाहिए, उसकी वजह से ये काफ़ी कंट्रीज़, बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व रहती है इस रीजन के अंदर, ठीक है। आर्म ट्रेड को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहती है चीज़ें। और जियोपॉलिटिक्स यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोफाइल थोड़ा सा हम देखते हैं इस रीजन के बारे में। तो यहाँ की जो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, यहाँ की जो गल्फ़ मोनार्कीज़ हैं, गल्फ़ मोनार्की का मतलब यहाँ पे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको राजतंत्र देखने को मिले, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर। यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी नहीं, मोनार्की देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ऑयल एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ज़्यादा रिच हैं, जबकि कुछ कंट्रीज जैसे कि यमन या सीरिया हैं, यहाँ पे आपको पॉवर्टी और कॉन्फ्लिक्ट ही देखने को मिलता रहता है। अभी हमने बताया आपको कि यमन में हुती रिबल्स का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिक प्रोफाइल है, यानी कुछ कंट्रीज़ वहाँ पे काफ़ी अमीर हैं किस चीज़ की वजह से, तो अपने ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से या फिर गैस एक्सपोर्ट की वजह से। और कुछ कंट्रीज़ हमेशा पॉवर्टी और कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीज़ों का सामना करती रहती हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि इस रीजन का यानी वेस्ट एशिया का इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस है या इंपॉर्टेंस है। क्यों इंडिया के लिए हम, क्योंकि देखिए कभी भी किसी चीज़ को भी आप पढ़ो, तो अगर आप उसके क्रक्स को या उस चीज़ को प्योरली समझना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडिया के लिए कैसे रेलेवेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं दैट कि लगभग 60% जो सोर्स है इंडिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट का, वो वेस्ट एशिया से ही आता है, ठीक है। हमारे यहाँ आप जानते हो क्रूड ऑयल जिससे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं। तो क्रूड ऑयल का 60% जो हिस्सा है वो हम यहीं से मंगाते हैं, ठीक है, वेस्ट एशिया से ही मंगाते हैं, इसी रीजन से मंगाते हैं। और आपको एक और भी चीज़ पता होगी कि लगभग 8 मिलियन जो इंडियन डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, विदेश में रहने वाले नेशनल्स, ठीक है, किसी और कंट्री के नेशनल जो किसी दूसरे कंट्री में जा करके रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायस्पोरा। तो लगभग 80 लाख इंडियंस डायस्पोरा कहाँ, यहाँ के इस रीजन में रहते हैं। और रेमिटांस को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट। रेमिटांस का मतलब क्या होता है, विदेशों से भेजा जाने वाला पैसा, दैट इज कॉल्ड रेमिटांस। तो रेमिटांस का काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है जो इंडियन डायस्पोरा इन रीजन में वेस्ट एशिया में जा करके रहते हैं। लगभग 8 मिलियन इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे रहते हैं। और इंडिया की जो सिक्योरिटी है ना, ट्रेड है और फॉरेन पॉलिसी बैलेंस के लिए भी ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपने ईरान में सुना होगा कि चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको लेकर के काफ़ी न्यूज़ भी आ रही है। उसको अगर आने वाले क्लास में हम देखेंगे, अगर उससे कोई टॉपिक आएगा तो हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है वेस्ट एशिया के बारे में कुछ जानकारी। अब चलिए आज के आर्टिकल में आए हुए वोकैबुलरी को भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ताकि जब हम रीडिंग करें तो चीज़ें थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए, ताकि हमें फिर मुश्किलों का सामना ना करना पड़े पढ़ते टाइम, ठीक है। तो आज का जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है कस्टोडियन, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी जो हमारे पास हमारी कंट्री में जो अपेक्स बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन माना जाता है, यानी गार्जियन माने जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, जिसकी ऐसी कोई संस्था जिसके पास किसी चीज़ की या किसी भी इंसान की या किसी चीज़ की कस्टडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड गार्जियन या फिर प्रोटेक्टर, ठीक है, बचाव करने वाला या उसको गार्ड करने वाला। कीपर, केयर टेकर, स्टेवॉर्ड भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेडाइट, ठीक है। एक्सपेडाइट वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो किसी भी प्रोसेस को क्या कर देना, और भी ज़्यादा तेज कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेडाइट। इसके लिए आप एक फ्रेजल वर्ब दैट इज़ वेरी नाइस, स्पीड अप यूज़ कर सकते हो, एक्सेलरेट भी आप यूज़ कर सकते हो, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेडाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूरेबिलिटी, यानी ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का टिकाऊपना, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी, यानी एबिलिटी टू
टू बीइंग ड्यूरेबल, यानी लंबे टाइम तक चलने वाली जो किसी की क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी, यानी स्ट्रेंथ टू लास्ट लॉन्ग, यानी लंबे समय तक चलने की जो ताकत होती है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। इसको इंड्योरेंस, रेजिलियंस या स्टर्डीनेस भी आप कह सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स है इसके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिरेल, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, ठीक है, वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, तो ऑब्स्ट्रक्ट करना, यानी रोड़ा बनना, किसी के बीच में किसी चीज़ के ग्रोथ में रोड़ा बनना, दैट इज कॉल्ड डिरेल। या फिर रास्ते से भटका देना, यानी पटरी से उतार देना, दैट इज कॉल्ड डिरेल करना। डिसरप्ट करना, हिंडर करना या सबोटाज करना, इसके कुछ सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा है, आप लोग के एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इनमें ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से। ये वर्ड है मैनूवर, ठीक है। मैनूवर का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेटजिक मूव और एक्शन, ठीक है। ये आपकी जो एक स्ट्रेटेजिक मूव या एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड मैनूवर। चालाकी भी आप कह सकते हो एक तरीके से इसको, आप टैक्टिक, ऑपरेशन या स्ट्रैटेगम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा बहुत ही अच्छा है, दैट इज एक फ्रेज है हमारे पास, हेज वंस बेट। इसका क्या मतलब होता है, तो अपने आप को किसी लॉस के खिलाफ सेव करके रखना, यानी प्रोटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड हेज वंस बेट। सेफ गार्ड करना, इंश्योर करना या प्ले सेफ करना, इसके कुछ सिनोनिम आप इसके जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा है, दैट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, डबल डाउन। डबल डाउन का मतलब क्या होता है, तो किसी के प्रयास को इंक्रीज करना और भी ज़्यादा बढ़ा देना, दैट इज़ कॉल्ड डबल डाउन करना। इंटेंसिफाई, स्ट्रेंथन, दैट इज़ द सिनोनिम फॉर दिस फ्रेजल वर्ब, डबल डाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्प्ट। तो टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट या परसुएट करना ताकि उससे कुछ काम कराया जा सके, किसी को मनाना, किसी चीज़ को कराने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड टेम्प्ट। इसको आप एंटाइस, सेड्यूस या लूर, बहुत ही अच्छे सिनोनिम है, अक्सर ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इन वर्ड को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, दैट इज़ टेम्प्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आज हमारे पास क्या कंटेंट है जिसको हम आज रीडिंग के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के हम आर्टिकल को देखते हैं, जो है द हिंदू का जो दूसरा आर्टिकल है हम उसको पढ़ेंगे आज, ठीक है। और फिर देखते हैं कि हम अपनी रीडिंग को कैसे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल का जो टाइटल है वो बहुत ही अच्छा लिखा गया है। यहाँ पे देखिए सैंड का इस्तेमाल किया गया। आपको पता होगा कि वेस्ट एशिया, यानी वेस्ट एशियन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर आपको सैंड देखने को मिलता है, ठीक है। वेस्ट एशिया का जितना भी रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर एरिया, अरेबियन पेनिनसुला को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादातर जो रीजन है वो रेत से ढका हुआ है, दैट इज सैंड से ढका हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो शिफ्टिंग सैंड्स का मतलब होता है कि परिस्थितियों का बदलना और अनस्टेबल बन जाना, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग सैंड्स। तो किस परिस्थिति की बात कर रहा है और कैसे चेंज हो रही है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जो टाइटल पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है, इंडियाज वेस्ट एशिया पॉलिसी है, यानी इंडिया की जो वेस्ट एशिया को लेकर के पॉलिसी है, नीति है, मस्ट मेंटेन, उसको क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, और स्ट्रेटेजिक बैलेंस, यानी एक ऐसे बैलेंस को जो क्या हो, स्ट्रेटेजिक हो, है ना, मतलब चतुराई भरा हो, है ना, स्ट्रेटेजिक हो, यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी धारा में हम बह जाएं, हमें एक कॉमन ग्राउंड लेकर के चलना पड़ेगा, जो हमारी वेस्ट एशिया को लेकर के पॉलिसी है, बिकॉज वेस्ट एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस आर्टिकल में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, दो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ये, इनके बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। तो उसको लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है कि उसके होने की वजह से, उसके साइनिंग की वजह से वेस्ट एशिया के अंदर जो एक पॉलिसी शिफ्ट आएगी वो क्या क्या चीज़ें होंगी और इंडिया के लिए क्या ज़रूरी है और इंडिया उसको कैसे हैंडल या टैकल कर सकता है, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा इस आर्टिकल को पढ़ते हुए समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। कह रहा द साइनिंग ऑफ अ म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट, यानी जो साइन करने का काम है किस चीज़ को, एक म्यूचुअल आपसी संबंध से जुड़ा हुआ डिफेंस अग्रीमेंट को, यानी एक अग्रीमेंट को, और ये किसके बीच में हुआ है, तो बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, जो कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, विच डिक्लेयर्स, जो कि डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है, दैट की एनी एग्रेशन, की कोई भी एग्रेशन शैल बी कंसीडर्ड, उसको समझा जाएगा, एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, यानी दोनों के खिलाफ, कि अगर दोनों कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर अग्रेशन होता है तो वो जो अग्रेशन होगा वो दोनों कंट्रीज़ के ऊपर वो अग्रेशन को समझा जाएगा, ठीक है। इज़ अ मूवमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, तो ये जो साइन करने का काम है ये समय है, समय किस चीज़ का है, कॉन्सिक्वेंस का है, परिणाम का है, जो कि है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, फॉर बोथ कंट्रीज़ एज वेल एज, और साथ ही साथ किसके लिए है,
वेस्ट और साउथ एशिया के लिए भी है, ठीक है। साउथ एशिया में भी आपको पता होगा कि मालदीव, श्रीलंका, इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज आ जाती है, ठीक है। और वेस्ट एशिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये एक मतलब ये किसी वजह से हो रहा है, यही इस सेंटेंस का मतलब है। आगे देखते हैं, सऊदी अरेबिया द कस्टोडियन ऑफ इस्लाम्स टू होलीएस्ट मॉस्क्स, ठीक है। कह रहा है कि सऊदी अरेबिया जो कि कस्टोडियन है, प्रोटेक्टर है किसका, इस्लाम के 2 सबसे पवित्र मॉस्क्स का, यानी मक्का और मदीना आप जानते हो, सुना होगा आपने, मस्जिदों का। एंड जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान द इस्लामिक वर्ल्ड्स ओनली न्यूक्लियर पावर, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में, यानी इस्लामिक वर्ल्ड में केवल मात्र एक न्यूक्लियर पावर है, यानी पाकिस्तान इज़ ओनली इस्लामिक नेशन जो कि क्या न्यूक्लियर वेपन के साथ में आर्म्ड है, ठीक है। ये कह रहा है हैव ऑलवेज, तो इन दोनों ने क्या किया है, एंजॉय किया है एक स्पेशल रिलेशनशिप को, यानी एक खास तरीके के रिलेशनशिप को, रिश्ते को। पाकिस्तान हैज़ ट्रेन, जो पाकिस्तान है उसने क्या किया है, ट्रेन किया है सऊदी अरेबिया के फोर्सेस को, यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए सऊदी अरेबिया के फोर्सेस को फॉर डिकेड्स, यानी दशकों से। डिकेड का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डिकेड, ठीक है, यानी 10 साल की अवधि को हम क्या कहते हैं, डिकेड कहते हैं, ठीक है। वाइल जबकि द किंगडम, यानी सऊदी अरेबिया की बात कर रहा है, एक मोनार्क, इसलिए यहाँ पर किंगडम का वर्ड का यूज़ किया गया है। हैज़ प्रोवाइडेड, इसने क्या किया है, प्रोवाइड किया, यानी दिया है किस चीज़ को, जनरस फाइनेंशियल असिस्टेंस को, यानी उदारता से भरे हुए फाइनेंशियल, यानी पैसों से जुड़े असिस्टेंस को, यानी सहायता को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हेल्प, यानी वो सहायता जो कि आया था किसके लिए, इस्लामाबाद न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। तो वेस्ट जो सऊदी अरेबिया है उसने इस तरीके से मदद की है पाकिस्तान की। विद द अग्रीमेंट, यानी इस अग्रीमेंट के साथ में, दिस पार्टनरशिप, यानी ये जो पार्टनरशिप है, हैज़ नाउ बिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, यानी अब इसको एक फ्रेमवर्क मिल गया, यानी एक ढांचा मिल गया है। येट फिर भी इट्स टाइमिंग, यानी इसकी जो टाइमिंग है, अनाउंस्ड अ वीक आफ्टर, जिसको अनाउंस किया गया 1 हफ्ते बाद। और ये 1 हफ्ते किसके बाद है, इजराइल ने जब बॉम्ब कर दिया किसको, कतर को, इसके 1 हफ्ते बाद ये टाइमिंग है, ठीक है, अंडरलाइन। तो ये जो टाइमिंग है वो हाईलाइट करती है, अंडरलाइन करती है द शिफ्टिंग सैंड्स को, यानी उस अनस्टेबल सिचुएशन को इन द पर्शियन गल्फ सिक्योरिटी लैंडस्केप, यानी पर्शियन गल्फ के सिक्योरिटी लैंडस्केप में, यानी इन्वायरमेंट में, यानी पर्शियन गल्फ यानी गल्फ की जितनी भी कंट्रीज हैं आसपास की, बाकी जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है वहाँ पे एक परिवर्तन और अनस्टेबल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे स्थिति क्या है, अब काफ़ी अनस्टेबल है। फॉर डिकेड्स, यानी दशकों से, इट्स मोनार्कीज़, यहाँ की जो मोनार्कीज़ हैं, रिलाइड ऑन, उन्होंने रिलाई ऑन किया किस चीज़ के ऊपर, सॉलिड सिक्योरिटी गारंटी के ऊपर, यानी कड़े सिक्योरिटी गारंटीज़ के ऊपर, जो कि कहाँ से आता है, फ्रॉम द यूएस, यानी यूएस के तरफ से आता है। यानी अभी तक क्या देखने को मिलता है हमें कि जो भी सिक्योरिटी गारंटी मिलती है वेस्ट एशिया को, वो पूरी तरीके से किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, यूएस यानी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। बट लेकिन विद द यूएस फोकस शिफ्टिंग अवे फ्रॉम वेस्ट एशिया, यानी यूएस के फोकस के शिफ्ट कर जाने के साथ में ही, और वो शिफ्ट कहाँ से कर रहा है, तो वेस्ट एशिया से दूर जाते हुए। द ड्यूरेबिलिटी, यानी जो टिकाऊपना है किस चीज़ का, इस पुराने ओल्ड फ्रेमवर्क यानी ढांचे का, हैज़ कम इनटू क्वेश्चन, उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। व्हेन, जब सऊदी अरेबिया ऑयल इंस्टॉलेशन, यानी सऊदी अरेबिया में जो भी ऑयल के इंस्टॉलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनको अटैक कर दिया गया बाय इरानियन अलाइज, यानी ईरानियन के अलाइज के द्वारा। अलाइज कौन है, तो अब यहाँ पे यमन में जो हूतीज़ रेबल हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे रेबल ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा जब अटैक कर दिया गया, कब, 2019 के अंदर। द यूएस डिड नथिंग, तो यूएस ने कुछ नहीं किया, ना के बराबर चीज़ करी। इजराइल्स अटैक, इजराइल का जो अटैक था, हमला था, इसके ऊपर, कतर के ऊपर, विच होस्ट, जो कि होस्ट करता है अमेरिका के लार्जेस्ट बेस को, सबसे बड़े बेस को, एयर बेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अल उदाइन एयर बेस है वहाँ पे, यानी अमेरिका का है वो, इन वेस्ट एशिया, जो कि होस्ट करता है किसको, अमेरिका के सबसे बड़े बेस को, जो कि वेस्ट एशिया के अंदर आता है, सिम्स। तो ये भी प्रतीत होता है टू हैव एक्सपेडाइट, कि इसने भी क्या किया है, बढ़ा दिया है इस रीअलाइनमेंट को, यानी इस शिफ्ट को, ठीक है, कि फिर से जो अलाइनमेंट, फिर से जो परिवर्तन हो रहा है, उस चीज़ को भी क्या कर दिया इसमें, एक्सपेडाइट कर दिया। आगे देखें, इन द अब्राहम अकॉर्ड, यानी अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर अगर हम देखें, एक तरीके का अकॉर्ड साइन हुआ था, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। द यूएस ट्राइड, यानी जो यूएस ने है उसने कोशिश करी टू ब्रिंग द अरब मोनार्कीज़, की वो लेकर क्या है, अरब मोनार्कीज़ को, यानी ऐसी कंट्रीज़ को जहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, एंड इजराइल, और इजराइल को क्लोजर की और भी पास में लेकर के आए, और किस लिए, टू बिल्ड, ताकि बना सके अब कॉमन फ्रंट को, एक कॉमन सामान्य फ्रंट यानी मोर्चे को, अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ, यानी ईरान के खिलाफ एक फ्रंट खड़ा कर सके, एक मोर्चा खड़ा कर सके।
4 अरब कंट्रीज, इनमें से जो 4 अरब कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग द यू, जिसमें यूएई भी शामिल है, साइन अप, इसको साइन कर लिया, एंड सऊदी अरेबिया, और जो सऊदी अरेबिया भी है वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसे उससे उम्मीद की जा रही थी कि इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, इसको मानेगा। बट लेकिन द हमास अटैक ऑफ अक्टूबर 7, 2023, लेकिन जो हमास ये जो ग्रुप है फ़लस्तीन यानी वेस्ट एशिया के गाज़ा सिटी के अंदर, उसका जो अटैक था कब का, अक्टूबर 7, 2023 का, और जो इजराइल का गाज़ा वॉर है, और ये जो इजराइल का गाज़ा वॉर है, इन दोनों ने क्या किया, विच हैज़, जिसने क्या, जो ये गाज़ा वार है, जो गाज़ा वॉर है, जो कि स्पिल्ड इनटू हो गया, यानी फैल गया, कहाँ पे फैल गया, बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी। तो इन दोनों ही चीज़ों ने क्या किया, जो अटैक था हमास का और जो गाज़ा वॉर था, इन दोनों ने क्या किया, डिरेल कर दिया, यानी पटरी से उतार दिया किसको, इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को, यानी ये जो सऊदी अरेबिया भी इस अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला था, इस कॉन्सेप्ट को ही क्या किया उसने, पटरी से उतार दिया विद द पाकिस्तान अग्रीमेंट, यानी इस पाकिस्तान के अग्रीमेंट के साथ में सऊदी अरेबिया इज सेंडिंग, जो सऊदी अरेबिया है वो सेंड कर रहा है, भेज रहा है क्लियर सिग्नल को, यानी एक स्पष्ट संकेत को, और ये संकेत किसको भेज रहा है, वाशिंगटन को, और साथ ही साथ तेल अवीव को। तेल अवीव पता होगा आपको कि इजराइल के अंदर है ये, दैट की इट इज़ डाइवर्सिफाइंग, ये क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी चेंज कर रहा है, ब्रॉडन कर रहा है, फैला रहा है इसके सिक्योरिटी अलायंसेस को, यानी इसके सिक्योरिटी को लेकर के मित्रता को, फॉर पाकिस्तान के लिए भी, विच डेस्परेटली नीड्स, जिसको बहुत ही ज़्यादा, डेस्परेटली का मतलब अर्जेंट नीड है, जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नीड्स है, सऊदी अरेबियाज फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी सऊदी अरेबिया से आने वाले फाइनेंशियल असिस्टेंस की, क्लोजर डिफेंस टाइज, यानी ये जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आते हुए, समीप आते हुए जो डिफेंस के टाइज हैं, रिश्ते हैं, एट अ टाइम, एक ऐसे समय पे व्हेन द जो गल्फ मोनार्कीज़ हैं, यानी यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं, आर रैटल्ड, वो तितर बितर हो गई हैं, किसके द्वारा, इजराइल के अनचेक्ड मिलिटरिज्म के द्वारा, यानी मिलिट्री के द्वारा लिए गए एक्शंस के द्वारा, आर एन अपॉर्चुनिटी, ये जो टाइज हैं एक अवसर है किसके लिए, टू प्रेजेंट इटसेल्फ, यानी पाकिस्तान के लिए कि वो खुद को प्रेजेंट कर सके एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे, फॉर इंडिया के लिए, विच फॉट विद पाकिस्तान इन मई, जिसने लड़ाई लड़ी किसके साथ, पाकिस्तान के साथ मई महीने में, ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा अभी रिसेंटली। द अग्रीमेंट कुड, ये जो अग्रीमेंट है कुड कॉम्प्लिकेट, वो कॉम्प्लेक्स कर सकता है, सिचुएशन को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना सकता है, इसके मैनेवर्स को, इसकी स्ट्रैटेजीज़ को, इन वेस्ट एशिया के अंदर, एज इंडिया हैज़ टेकन अ प्रो इजराइल टिल्ट, जैसा कि जो इंडिया है इसने ले लिया है किस चीज़ को, एक ऐसे टिल्ट को, शिफ्ट को, जो कि प्रो इजराइल है, जो कि इजराइल की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। अरब मोनार्कीज़, यानी अरब की जो मोनार्कीज़ हैं, जो देश हैं, सीम यानी जो राजतंत्र हैं, सीम ऐसा प्रतीत होता है, टू बी हेजिंग देयर बिड्स, कि वो भी क्या कर रहे हैं, अपने लॉस के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, इवन इफ, वही दूसरी तरफ दैट मीन्स, इसका मतलब होता है ओवरलुकिंग इंडियाज़ कंसर्न, ये क्या कर रहे हैं, इंडिया के जो कंसर्न, जो चिंताएं हैं वेस्ट एशिया के अंदर या पाकिस्तान को लेकर के, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। येट फिर भी इट इज़ नॉट क्लियर, अभी भी यह स्पष्ट नहीं है वेदर, हाँ या ना, द अग्रीमेंट, यानी ये जो अग्रीमेंट है वो ऑफर करता है पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला, यानी पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है किसको, सऊदी अरेबिया को, तो ये अभी इस अग्रीमेंट से पता नहीं चल रहा है, या फिर एन इमीडिएट सऊदी अरेबिया रिस्पॉन्स, यानी जो एन इमीडिएट, और जो तुरंत आने वाला रिस्पॉन्स है सऊदी की तरफ से कि पाकिस्तान कम्स अंडर अटैक, कि अगर पाकिस्तान के पास फिर से अटैक होता है, पाकिस्तान के ऊपर फिर से अटैक होता है, तो इस चीज़ की अभी ये गारंटी नहीं दे रहा है। रिस्क जोखिम जो निकल करके आ रहे हैं, इन जो रिस्क हैं ऑफ इंट्रैपमेंट, इस जाल का, कम विद द अग्रीमेंट, यानी इस अग्रीमेंट के साथ में ही आ जाते हैं। पाकिस्तान कुड बी ड्रैग्ड इनटू, पाकिस्तान को खींचा जा सकता है, कहाँ पे, वेस्ट एशिया की पॉली क्राइसिस में, यानी यहाँ पे जो क्राइसिस अलग अलग चल रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान भी अब इन्वॉल्व हो सकता है, भले ही ज़बरदस्ती क्यों ना हो, इस अग्रीमेंट से आ जाएगा वो। और या फिर जो सऊदी अरेबिया है, कुड बी पुल्ड इनटू, उसको भी खींचा जा सकता है, द टेंशन, उन टेंशन्स में जो कि है इन साउथ या सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर जो टेंशन्स हैं उनमें सऊदी अरेबिया कूद सकता है। इंडिया मस्ट प्रिपेयर, इंडिया को तैयार रहना चाहिए, फॉर किस चीज़ के लिए, रैपिड चेंजेस, यानी जो तेज़ी के साथ बदलाव आ रहे हैं इस रीजन में, उसके लिए इन वेस्ट एशिया सिक्योरिटी ऑर्डर, यानी सिक्योरिटी ऑर्डर जो है वेस्ट एशिया का, उसमें सिक्योरिटी ऑर्डर कैसे हुआ, तो पता है आपको, हमने पढ़ा कि यूएस जो था एक टाइम तक ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए ही वॉज द गार्जियन, बट अब हम देख रहे हैं इस अग्रीमेंट से कि पाकिस्तान कैन बी दैट, पाकिस्तान कैन रिप्लेस, हालांकि इट इज़ नॉट सो मच ईजी, बट फिर भी एक सिग्नल मिल रहा है ये, ठीक।
इट माइट बी टेम्पटेड टू डबल डाउन। इसको क्या किया जा सकता है, टेम्प्ट किया जा सकता है, यानी भड़काया जा सकता है, या फिर इसको परसुएड किया जा सकता है। ये क्या कर देगा, डबल डाउन कर देगा। यहाँ इंडिया की बात कर रहा है, बढ़ा देगा अपने टिल्ट को, यानी अपने झुकाव को टूवर्ड्स एंड आइसोलेटेड, किसके तरफ, तो एक जो अलग थलग और डेंजरस जो इजराइल है उसके तरफ। यानी ये जो ऑर्डर आ रहा है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो इससे हो सकता है कि इंडिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, झुक जाए इजराइल की तरफ। दैट वुड बी अ मिस्टेक, तो ये चीज़ एक गलती होगी, ठीक है, ये अच्छी चीज़ नहीं होगी, ये इस आर्टिकल के ऑथर कह रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इंस्टेड, बजाय इसके, इंडियाज लॉन्ग टर्म फोकस, इंडिया का जो लंबे टाइम तक चलने वाला जो फोकस है, शुड बी ऑन प्रमोटिंग, वो किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, तो प्रमोट करने के ऊपर होना चाहिए स्टेबिलिटी को, यानी स्थिरता को, इन द रीजन, इस रीजन में, इस वेस्ट एशिया के क्षेत्र में। एंड मेंटेनिंग, और क्या चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए, मेंटेन करने में, स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बनाए रखने में, उस बैलेंस को, संतुलन को जो कि स्ट्रेटेजिक हो, एमंग ऑल पिलर्स, इन सारे पिलर्स में, सपोर्टर्स में, जो कि है वेस्ट एशिया की पॉलिसी के लिए। ठीक है, तो जो भी पिलर्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना करके रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें आने वाले वर्ड्स बहुत ही अच्छे आप इनको एक बार फिर से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपने ज़रा आगे देखते हैं कि हमारे आर्टिकल से जो आरसी के क्वेश्चंस हैं उसको ज़रा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए हम देखते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज़, ये जो आर्टिकल है वो सजेस्ट करता है दैट इंडिया का जो बिगेस्ट चैलेंज है वेस्ट एशिया में वो क्या है, क्या चैलेंज है इंडिया के लिए इस पूरे के पूरे रीजन में, वेस्ट एशिया के अंदर। देखते हैं, अलाइनिंग फॉर्मली विद सऊदी अरेबिया अगेंस्ट इजराइल, बिल्कुल नहीं, इसकी तो बात नहीं करी है। मेंटेनिंग, चैलेंज पूछा है ना इसमें, सबसे बड़ा चैलेंज तो जो मेंटेन करने का है, एक बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी को अमिड शिफ्टिंग आइलैंड्स, बिल्कुल हमने लास्ट में ही देखा कि मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इस बैलेंस को जो कि, और फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी को इस बदलते हुए अलायंस में। ठीक है, कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है वेस्ट एशिया में, जो कि एक टाइम पे नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, फॉर ट्रेड पर्पज़ एज वेल। ठीक है, और आपको पता ही होगा हमारी जो इकॉनमी है वो ट्रेड पे ही डिपेंडेंट होती है। सपोर्टिंग पाकिस्तान फाइनेंशियल नीड्स, बिल्कुल नहीं। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग इजराइल सिक्योरिटी इन द रीजन, इसके लिए भी नहीं, ये हमारा चैलेंज है ही नहीं, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, यानी इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो अब्राहम अकॉर्ड इनिशियली एम्ड एट, उसका क्या लक्ष्य था शुरुआत में, सपोर्ट ईरान अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, नहीं, इसके खिलाफ खड़ा करने की बात करी थी। प्रोवाइड यूएस बेसिस इन कतर, नहीं, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, विद स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन। लिमिट पाकिस्तान रोल इन वेस्ट एशिया, अभी तो ये कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान का रोल है अभी तो आना शुरू हुआ है, तो इसकी भी नहीं बात करी थी। ब्रिंग अरब मोनार्कीज, यानी अरब की जो मोनार्कीज़ हैं, अलग अलग जो कंट्रीज़ है, राजतंत्र है, और जो इजराइल है, उनको एक साथ लाना, किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, बिल्कुल। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब शुरुआती लक्ष्य यही था, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो फ्रेज यूज़ हुआ था शिफ्टिंग सैंड, इस आर्टिकल के अंदर, इसका क्या मतलब होता है, मेटामॉर्फिकली। ठीक है, यानी इसका लिटरल मीनिंग एक हो गया कि सैंड मतलब बालू, ये लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें, मेटाफोरिकल मीनिंग समझने की कोशिश करें, तो इसका क्या मतलब हुआ, द चेंजिंग एंड अनस्टेबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ वेस्ट एशिया, बिल्कुल मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया था कि जो ये बदलता हुआ और अनस्टेबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, यानी जो परिदृश्य है वेस्ट एशिया का, इसको ये क्या करता है, हाईलाइट करता है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द गल्फ रीजन, ठीक है, द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक मोनार्कीज, इसका भी बात नहीं करा है। ठीक है, इसका मतलब तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा, इसमें बिल्कुल नहीं बात करी थी। डिक्लाइन इन यूएस इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं आंसर होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, और अगर आप इस आर्टिकल को एडवांस में पढ़ना चाहते हैं तो इसको हम डेली अपनी टेलीग्राम पे जाना, जो कि एडिफाई इंग्लिश हब है, आप यहाँ पे QR कोड का यूज़ करके आप स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, और जब भी हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं उसके बाद हम तुरंत इसका जो PDF है उसको भी हम शेयर कर देते हैं, ताकि आप उसको एक बार, उसमें आए हुए वर्ड को एक बार रिवाइज कर सको, क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, जो भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं उसको भी आप एक बार समझ सको। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे एक और सोशल मीडिया हैंडल जो है हमारा, दैट इज़ इंस्टाग्राम, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। इस पर हम आपको काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, इसमें हम काफ़ी अच्छे वर्ड्स, वोकैबलरी डेली बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं, अपनी ऑफलाइन बैचेस से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच भी लेना चाहें तो हाँ, यहाँ से आपको आसानी से मिल सकता है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आर्टिकल कैसा लगा। ठीक है, वी रियली वांट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। विल मीट अगेन फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। जय हिंद।